हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 4 वीडियो है, जहां हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि जो कांच के आयताकार स्लैब होते हैं उनसे अपवर्तन कैसे होते हैं, जो हमारे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे लेंस होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं, फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रकाश का अपवर्तन को देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अगर इसी तरह के और भी अध्यायों को आपको वीडियो देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सभी विषयों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं और बेहतर तरीके से सभी अध्यायों को पढ़ाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन जो होते हैं इसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश है तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका जो गमन करने की दिशा होती है वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और उसके गमन की दिशा में परिवर्तन होना ही हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है या रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कांच का स्लैब है, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है तो इसके अभिलंब से क्या होती है कि इसका माध्यम बदलते हैं। जैसे ये हमारा माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो माध्यम जब चेंज होते हैं तो ये क्या होते हैं कि अपनी दिशा जो है कि इसको ऐसे जाना चाहिए सीधी दिशा में, लेकिन ये क्या होती है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही जो इसका मुड़ना है वही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश जो होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो गमन की दिशा होती है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे ये सीधी रेखा आ रही है तो ये हमारा पहला माध्यम है। जैसे ही माध्यम बदलते हैं तो प्रकाश की जो दिशा होती है वो भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वही प्रकाश की दिशा का बदलना ही हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने दिशा में परिवर्तित हो जाता है। क्या यह अब भी एक सरल रेखा में चलता है, अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी किसी कांच के बर्तन में रखे पानी, तो जो हमारा किसी कांच के बर्तन में रखे हुए पानी में जब हम पेंसिल को डुबाते हैं तो देखेंगे कि पेंसिल जो होता है कि वो आंशिक रूप से डूबे हुए दिखाई देते हैं, या आप कभी देखिएगा तो तिरछा प्रतीत होता है। यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी की ऊपरी सतह पर, तो जो हमारा अंतर पृष्ठ होता है वो पानी की ऊपरी सतह है तो वो टेढ़ी हुई प्रतीत होती है वो पेंसिल। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करते हैं। तो ये जो भी मुड़ी हुई पेंसिल प्रतीत होती है तो हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है कि ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है, माने अलग डायरेक्शन से आता हुआ हमें दिखाई देता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो जब भी आप जो
कांच का अगर स्लैब है, अगर कोई भी लिखा हुआ चीज़ है, अक्षर है, अगर उसके ऊपर उस कांच को स्लैब के रखेंगे तो वो जो हमारा अक्षर होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, जैसे लगता है कि पास में ही वो रखा हुआ है। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे किरोसिन या तारपीन तेल का प्रयोग करें तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी दिखेगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित करें, यदि जो हमारे पास कांच के स्लैब है उसको अगर पारदर्शी हम प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, मैंने हटा के कांच के स्लैब को उस जगह पे अगर हम पारदर्शी प्लास्टिक को रखते हैं तो क्या होता है, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई पर उठे हुए प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मकों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। तो जब भी आप देखिएगा तो पाइएगा कि जब भी कोई भी पदार्थ का क्वालिटी बदल रहा है या पदार्थ बदलते हैं तो उसमें जो उनके माध्यम के बीच में भी उनके प्रभाव के कारण जो माध्यम होते हैं, माध्यम अलग अलग होंगे तो उनका जो अपवर्तन भी होता है वो अलग अलग होता है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पदार्थ में, जैसे मान लीजिए ये हमारा कांच है और ये क्या है, वायु है, तो ये वायु है, ये हमारा क्या है, कांच है। तो जो कांच वायु होते हैं इसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। और कांच जो होता है वो सघन माध्यम होता है। तो जब प्रकाश जो होता है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन जैसे ही ये अभिलंब की ओर मुड़ता है और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाता है। क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे माध्यम बदलने से क्या होते हैं, उनमें जो अपवर्तन होते हैं वो भी अलग अलग तरह से होते हैं और अलग अलग तरह से देखे जा सकते हैं। प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। तो जो प्रकाश होते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे तो प्रकाश पाते हैं कि जो हमारे प्रकाश होते हैं वो सभी माध्यम में एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा प्रतीत है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो जब भी आप देखे हैं, हमने पिछले भी अध्याय में या चित्र में हमने समझा है कि जो प्रकाश होते हैं, अगर कोई भी प्रकाश जो है कि एक माध्यम से आ रही है तो इसमें जो विचलन है वो अभिलंब की ओर होती है। और जैसे ही ये हम माध्यम बदलते हैं, सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। तो यही हमसे कह रहा है कि जो प्रकाश होते हैं वो सभी माध्यमों में एक दिशा में गमन नहीं करते हैं। यहाँ पर माध्यम बदलने से क्या हो रहा है, प्रकाश के दिशा में भी गमन की दिशा क्या हो बदल रही है। तो जब प्रकाश जो होंगे अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो जो दूसरे माध्यम रहते हैं उनमें संचरण की जो दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को विस्तार से कुछ क्रियाकलापों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि हम क्रियाकलाप 9.7 को देखते हैं। पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। तो जो पानी से भरी हुई बाल्टी को हमको लेना है और उसके तली पर क्या करेंगे, एक सिक्का को रखेंगे। अपनी आँख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सिक्कों को उठाने में सफल हो पाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे? अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 9.8 को। किसी मेज पर एक बड़ा उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्कों को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति से सिक्के को देखते रहिए। क्या सिक्का उसी स्थिति में से पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव हो पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो जो भी क्रियाएं हमारी है क्रियाकलाप में या घटनाएं हो रही हैं, ये सभी जो होते हैं मुख्यतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 9.9 को देखते हैं। मेज पर रखे एक सफ़ेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व से देखिए। पार्श्व का मतलब हो गया कि अलग से देखिए, साइड से देखना है। आप क्या देखते हैं?
क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब कांच के स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अभिलंबवत हो। अब आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लैब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो हाँ, रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर से देखिए, क्या स्लैब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है। तो हाँ, ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। किसके कारण होता है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण ही हम इस तरह की घटनाएं को देखते हैं। अब हम आगे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, जो हमारे पास कांच के स्लैब आयताकार स्लैब है उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप को देखते हैं 9.10 को। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज को हम शीट लेना है और उसको ड्राइंग जो पिनों होते हैं उनकी सहायता से उन्हें लगा देना है। शीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। जैसे हम कोई रूपरेखा खींचेंगे, हमारा शीट हो गया, जैसे इसका नाम दे देंगे ABC और D। 4 एक समान ऑल पिन लगाइए और चारों कोना पर हमको क्या करना है, एक ऑल पिन लगा देना है। 2 पिने मान लीजिए E तथा F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई हो। और 2 पिन को हमको इस प्रकार लगाना है, E तथा F को जो ऊर्ध्वाधर हो माने लंबवत हो, और पिनों को मिलाने वाली जो रेखा होनी चाहिए वो AB से कोई कोण बनाती हुई होनी चाहिए। पिन E तथा F के प्रतिबिंबों को विपरीत फलक से देखिए। दूसरी पिनों को माना G तथा H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिने E तथा F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हो। पिनों तथा स्लैबों को हटाइए। पिनों E तथा F की नोकोट की स्थिति को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए EF AB से बिंदु O पर मिलती है। इसी प्रकार पिन GH की नोकों की सहायता से मिलाइए तथा इस रेखा को CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए GH CD से O डैश पर मिलती है। O तथा O डैश को मिलाइए। EF को भी P तक बढ़ाइए, जैसा कि चित्र 9.10 में बिंदु की अंकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है कि जैसा कि हमको चित्र 9.10 में दिखाया गया है। अब देखिए हमने एक आयताकार शीट लिया ABCD। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ABCD है तो हमने 2 ऊर्ध्वाधर लिया EF, तो EF को ये क्या हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगी। क्या आ रही है O बिंदु पर। अब देखिए M और N डैश जो हमारा है ये क्या है, अभिलंब है। N और N डैश हमारा क्या है, N डैश अभिलंब है। अब EF जो प्रकाश किरण है वो आ रही है, वायु जो हमारा होता है इसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। अंग्रेजी में हम इस लोग को रेयर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। ये जो कांच के स्लैब हैं इसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं या इसे डेंस मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंस मीडियम कहते हैं। तो जब देखिएगा कि EF आती है प्रकाश किरण तो ये अभिलंब जो होती है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और अभिलंब से मुड़ जाती है तो ये हमारा जो कोण बनता है I1, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। और ये जो हमारा R1 है, R1 जो है R1 ये क्या है, तो परावर्तन कोण है। क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। अब देखिए अभिलंब से दूर जाती है तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, मैंने कोई भी निर्वात समझ लीजिए या कोई भी मैंने माध्यम जो होगा डेंसिटी जिसका कम हो, तो वैसे माध्यम से आती है ज़्यादा डेंसिटी वाले माध्यम में, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये E और P जो है ये इसका वास्तविक गमन का रास्ता है। प्रकाश का क्या है, वास्तविक रास्ता है, लेकिन माध्यम बदलने से ये अलग अलग विचलन कर रही है, अलग अलग मूव कर रही है। तो यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है।
इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O डैश पर परिवर्तित की। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O डैश दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। AB के बिंदु O पर एक अभिलंब N डैश खींचिए तथा दूसरा अभिलंब हमारा यहाँ है MM डैश। क्या है? MM डैश भी हमारा क्या है? दूसरा अभिलंब है। CD के बिंदु O पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, वायु वाला जो होगा हमारा विरल माध्यम हो जाता है और जो कांच वाले होते हैं वो सघन माध्यम हो जाता है। वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब भी हमने एक चीज़ देखा कि जो भी प्रकाश होगा अगर वायु से कांच में आ रही है, या कह सकते हैं कि प्रकाश जो होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो क्या होगी? वो अपनी अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे हम लोग देखते हैं O पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया। इसमें क्या होता है? तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश किरण कांच से वायु में अर्थात कह सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण जो होती हैं वो अभिलंब से क्या होंगी? दूर मुड़ जाती हैं। दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा है कि ये है आपतन कोण, तो इसे हम लोग जब हमने परावर्तन में पढ़ा था तो ये परावर्तन कोण कहलाया था। जब हम लोग अपवर्तन में पढ़ेंगे तो इसे R1 जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। जब हम परावर्तन में पढ़ेंगे तो ये परावर्तन कोण कहलाएगा। जब हम अपवर्तन में पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। चित्र 9.10 में सतह AB पर किरण EP तिरछी आपतित है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। तो जो किरणें सूर्य आती हैं वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? जो किरणें आएंगी वो हमारी आपतित किरण कहलाती है। और जो किरण जा रही है वो क्या कहलाती है? वहाँ पर हमने देखा था जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो वहाँ पर परावर्तित किरणें थी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी? अपवर्तित किरणें होती हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो हो जाएगा, ये जैसे EO, E और O जो होंगे, EO हमारा क्या हो जाएंगे? ये आपतित किरण हो जाएंगे, आपतित किरण। और आप देखिएगा तो O और O डैश, O और O डैश हमारा क्या हो जाएंगे? तो ये अपवर्तित किरण कहलाएंगे, अपवर्तित किरण कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो हमसे कह रहा है तथा OH निर्गत किरण। और ये जो देखिए OH जो है कि बाहर निकल रही है, तो ये किरण हमारा क्या कहलाती है? निर्गत किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्गत किरण कहलाती है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो प्रकाश की जो आपतित किरण थी उसकी दिशा है, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो ये हमारी निर्गत किरण है। तो आपतित किरण हमारा ये है और ये जो हमारा है निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा हम देखेंगे तो क्या होती है? समांतर होती है। कैसी दिशा होती है? तो समांतर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फल को AB वायु कांच अंतरा पृष्ठ तथा CD कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिणाम समान तथा विपरीत है। तो जो इनके मुड़ने का जो परिमाण है दोनों पृष्ठों में, या वायु से कांच में या कांच से वायु में, तो उनका मुड़ने का परिमाण है वो समान है लेकिन विपरीत है। क्या है? समान है लेकिन वो दोनों जो होती हैं वो विपरीत है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर निकलती है, तथापि प्रकाश के किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा? स्वयं करके ज्ञात कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। तो हमारा जो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से या दूसरे माध्यम में या एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यमों में
प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। तो हम जिन प्रयोगों को देखे हैं उससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होते हैं वह भी एक निश्चित नियम के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहां प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे, तो वहां हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन होते हैं वो भी 2 नियमों को पालन करते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि आपतन परावर्तन कोण बराबर होते हैं तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ये 2 परावर्तन का नियम थे। यहाँ पर हम अपवर्तन के नियम को भी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो क्या हैं, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वहाँ परावर्तित किरण था, यहाँ क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो होंगे वो क्या होंगे, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो होंगे और अभिलंब होंगे सभी एक ही तल पर होंगे। वहाँ पे हमने देखा था परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे। यहाँ हम क्या देखेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित बिंदु पर क्या हो जाएंगे, तो जो आपतन कोण रहेंगे और अपवर्तन कोण रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्थिर हो रहेंगे। क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मक के लिए आपतन कोण जो होंगे वो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसी नियम को हम लोग स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यही प्रकाश स्नेल का अपवर्तन का नियम है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको कंडीशन होता है कि 0 डिग्री ग्रेटर देन आई, 0 डिग्री लेस देन आई, लेस देन 90 डिग्री। अब जो होगा कि 0 डिग्री जो हमारा होगा और 90 डिग्री जो होगा कि इसी के बीच में होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा हमारा आपतन कोण, जैसे आई, तो 0 से 1 डिग्री से लेकर हमारा 89 डिग्री तक हो सकता है आई का मान। ठीक है। अब यदि आई आपतन कोण हो तो आर अपवर्तन कोण हो तो जब मान लीजिए कि आई हमारा आपतन कोण हो और आर जो होगा कि अपवर्तन कोण होगा, तो स्नेल के नियम अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो हमारा है साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक, तो ये जो होते हैं वो इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम के, हम कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष ये अपवर्तनांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवर्तनांक कहलाते हैं। अब हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो क्या होते हैं। तो आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो जो भी प्रकाश होते हैं अगर वह एक माध्यम से तिरछी रेखा में गमन कर रही है, लंबवत नहीं है, तिरछी रेखा में गमन कर रही है, तो वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है, बदल लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और उनमें कितना चेंजेज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है दिशा में, इसके लिए हम लोग अपवर्तनांक द्वारा उसे ज्ञात कर सकते हैं, जो समीकरण 9.4 में दायां पक्ष में प्रकट होने वाले स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। तो जो अपवर्तनांक होते हैं उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वह एक भौतिक राशि होते हैं जो
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचारित होता है। तो विभिन्न माध्यम होते हैं, उनमें प्रकाश जो होते हैं वो अलग अलग चालों से चलते हैं। जैसा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो किसी प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली ध्रुवतम चाल होती है। तो ये जो होती है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। लेकिन जब इसी चीज़ को आप वायु से अलग देखिएगा तो चाल जो होती है निर्वात से वायु में क्या होगी? प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम होती है। जैसे ही ये प्रकाश की चाल कांच में जाएगी तो और कम हो जाएगी। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। कांच और पानी में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो जो दो माध्यम होंगे अलग अलग, उनमें जो अपवर्तनांक का हमारा मान होता है वो दोनों माध्यमों में हमेशा प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रायः n2 से निरूपित करेंगे और इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो n21। अब देखिए हमसे n21 का मतलब क्या हो गया कि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल। तो n21 का मतलब क्या हो जाएगा कि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल क्या है और हमारा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल क्या है, ये हमारा n21। अगर हमसे पूछ देता है n21 का मतलब क्या हो जाएगा, तो माध्यम 2 में प्रकाश का चाल और माध्यम 1 में प्रकाश का चाल, ये हमारा हो जाता है n12 का सूत्र हो जाता। इसी तर्क पर माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, n12 का हो जाएगा बराबर माध्यम 2 में प्रकाश का चाल क्या है बटा माध्यम 1 में हमारा प्रकाश का चाल क्या है। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा माध्यम 1 जो होगा अगर निर्वात है या वायु है तब माध्यम जो 2 का अपवर्तनांक रहेगा वो निर्वात जो होगा निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जिसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा माध्यम 1, जैसे हमारा माध्यम 1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 1 में हमने प्रकाश का चाल क्या मान लिया, वायु मान लिया। इसका मतलब क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पर हम लोग वायु या निर्वात मानेंगे और जो भी हमारा अपवर्तनांक आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हमने माध्यम 1 को मान लिया प्रकाश की चाल तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा v2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जब हम लोग वायु और निर्वात के सापेक्ष जब कोई अपवर्तनांक निकालते हैं वो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। और इसे हम लोग किससे निरूपित करेंगे, तो n2 से निरूपित करेंगे। जैसे n2 अगर माध्यम हो तो ऐसे हम लोग फार्मूला के द्वारा किसके द्वारा निरूपित करेंगे, तो nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा हमारा क्या हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल जो होती है उसे हम लोग c से इंडिकेट करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। अब वायु में प्रकाश की चाल हमारा 3 × 10⁸ मीटर v हो जाएगा। तो हमारा nm जो होगा, nm क्या हो जाता है, nm हमारा क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा v हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा,
निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो जो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। तो कोई भी अगर माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो वही सिर्फ अपवर्तनांक कहलाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा किसी चीज़ का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, तो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। कभी भी आप इनके लेकर चिंता नहीं होइएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक दोनों एक ही होते हैं। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं उसे ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। सारणी 9.3 में अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी से आपको ज्ञात होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो ये हमारा किसका अपवर्तनांक है? तो ये हमारा जल का अपवर्तनांक है। इसका अर्थ होता है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात 1.33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोगी हैं, तथापि आपको इन आंकड़ों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिसका हम लोगों को अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो ये द्रव्यात्मक माध्यम है, ये अपवर्तनांक है, ये भी हमारा माध्यम है, ये हमारा अपवर्तनांक है। अब वायु का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। जल का अपवर्तनांक हमारा 1.33 होता है। एल्कोहल का हमारा 1.36 होता है। किरोसिन का हमारा 1.44 होता है। संगलित जो क्वार्ट जो होते हैं 1.46। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है हमारा 1.50 होता है। जो क्राउन कांच होते हैं उसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। कनाडा बाल्सम होते हैं उसका अपवर्तनांक 1.53 होते हैं। खनिज जो नमक होते हैं 1.45। जो कार्बन डाइसल्फाइड होते हैं उनका अपवर्तनांक 1.63 होता है। संघन फ्लिंट कांच जो होते हैं 1.65 होते हैं। रूबी जो होता है 1.71 होता है इनका अपवर्तनांक। जो नीलम होते हैं उसका अपवर्तनांक 1.77 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो हम हीरा का याद रखिएगा, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। और हमारा वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.003 होता है। जल का भी इम्पोर्टेंट होता है, 1.33 जो होता है कि वो हमारा जल का अपवर्तनांक होता है। सारणी 9.3 से नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि जो प्रकाशिक सघन माध्यम का जो द्रव्यमान होगा वो घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए जैसे किरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, तो जो किरोसिन है उसका अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। जल की अपेक्षा प्रकाशी सघन है, तथापि इसका द्रव्यमान घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो कोई भी माध्यम है उसकी प्रकाश को अपवर्तित करने की कैसी क्षमता है, कितनी क्षमता है, उसी को हम लोग प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित जो कोटेशन होता है, तो कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रकाशिक जो घनत्व होते हैं उसका निश्चित कोटेशन होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जो द्रव्यमान घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उसके समान ये नहीं होते हैं। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ है प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड को देखा, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल और सघन माध्यम समझ सकते हैं कि ये दो वर्ड हैं, लेकिन ये क्या है? तो प्रकाशिक विरल माध्यम है। जैसे प्रकाश के लिए वो विरल माध्यम है, न कि वो सही में विरल माध्यम हो। ये प्रकाश के लिए विरल माध्यम है, इसीलिए इसे हम लोग प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम भी कहते हैं। हम अब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। तो कोई भी अगर दो माध्यम की हम लोग तुलना कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है।
तो जो विरल माध्यम हमारे होंगे उसमें प्रकाश की जो चाल होगी वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही ये सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में आएंगी तो इनकी गमन की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो इनकी चाल कम हो जाती है, और जैसे ही ये फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने लगती हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब होता है कि इनकी चाल बढ़ जाती है। अब हम आगे के वीडियो में या अगले पार्ट में हम गोलीय लेंसों द्वारा जो अपवर्तन होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस अध्याय से रिलेटेड आपको कहीं समस्या है, किसी चीज़ को समझने में परेशानी हो रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ, अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।